हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है सेल से रिलेटेड। हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे जो आपको एग्जाम में सेल से रिलेटेड आ सकते हैं। क्लास नाइन्थ का टॉपिक होने वाला है। क्लास नाइन्थ में हम देखते हैं कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें आप अलग अलग टाइप की सेल्स के बारे में बात करते हो और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं। हम पूरा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ उन पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवा दे। हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेल के साथ। सेल जैसा हम जानते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और आप स्क्रीन पर एक घूमती हुई सेल देख पा रहे हैं। ये जो सेल है ये एक यूकैरियोटिक सेल है, और कितनी कॉम्प्लेक्स है ये आप देख पा रहे हैं। अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल आपको इसमें दिख रहे हैं, और बीच में आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस। किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये होता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम सेल की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सेल की जो डेफिनेशन है वो बोली गई है एनसीईआरटी में कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहना पड़ रहा है इस लाइन का? इस लाइन का ये कहना पड़ता है कि भैया जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि ये किसी स्ट्रक्चर को बनाती है, और फंक्शनल का मतलब है कि कुछ काम करती है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। ये क्या फंक्शन करती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, अच्छे से दिमाग में रखेंगे, और जैसे ही आपको सेल के बारे में क्वेश्चन आता है आपका आंसर जो है वो इस डेफिनेशन के बाद इस पॉइंट से ही स्टार्ट होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं सेल्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने हुए हैं। सेल जो है वो सिंगल सेल वाली भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाला भी हो सकता है, और कोई मल्टी सेल वाला भी हो सकता है। अगर कोई सिंगल सेल वाला है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। कौन एग्जाम्पल आ जाएगा इसका? तो एक तो आपका जाना पहचाना बैक्टीरिया, जिसको आप बचपन से सुनते आए हो, बैक्टीरिया। और एक जो आ जाता है वो आ जाता है अमीबा। तो दो एग्जाम्पल अपने को दिमाग में रख के चलना है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और अमीबा जो हो जाएगा वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद अपन मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ह्यूमन है तो पहला एग्जाम्पल हम ह्यूमन का लेके चलते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी प्लांट का लेना है तो आप मैंगो ले सकते हो। द सेल कैरीज ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। सेल जो होती है वो क्या करती है? कुछ फंक्शन करती है, जिसमें हम बात करते हैं कि ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस करेगी। क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। डाइजेशन हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। सेल के अंदर डाइजेशन होता है। सेल के अंदर डाइजेशन कौन करता है? तो उसके लिए टर्म याद रखना, या ऑर्गेनल का नाम याद रखना, वो है लाइसोसोम। इसके अलावा सेल में एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? रेस्पायरेशन का मतलब हो जाएगा कि गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज जब आपने कर लिया तो O2 को आप यूज करोगे, और CO2 जो बनेगी वो सेल के अंदर बनेगी, उसको तुम बाहर करोगे। ये बातें हो जाती है। तो तीन चार बातें दिमाग में रखना। इसके अलावा सेल में एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेल का डिवीजन, कि सेल अभी एक है और जब वो डिवाइड कर जाएगी तो दो हो जाएगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो दिमाग में रखने हैं। फिर हमारे सामने स्ट्रक्चर आना चालू हो जाती है। हमारे सामने जो पहली स्ट्रक्चर आई है वो एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर आई है। ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल। देखने में ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और ये स्ट्रक्चर भैया देखो, आप एग्जाम में जब किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और वहां पर आपके सामने अगर सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सेल का डायग्राम बनाना ही बनाना है। इससे होता क्या है? इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही होगी, बहुत लेवलिंग दिख रही होगी, बहुत सारी, लेकिन अपने को क्या है, बहुत सारी लेवलिंग करना नहीं है। अपने को कुछ स्पेसिफिक लेवलिंग ही करना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से आपको करना है। एक तो आप न्यूक्लियस करोगे, न्यूक्लियस से करोगे। उसके बाद आप गोल्जी एपिटस करोगे। उसके बाद आप साइटोप्लाज्म बनाओगे। साइटोप्लाज्म बना लिया, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपको बनाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बनाना है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको बनाना ही बनाना है, और राइबोसोम बनाना है। बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हो। इस डायग्राम की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से ये डायग्राम आपका एक दिन में हो जाएगा, याद हो जाएगा, और लेवलिंग भी याद हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा लेवलिंग करना नहीं है। फिर हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आती है वो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर आती है। प्लांट सेल भी चूंकि जो
बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एनिमल सेल के जैसा है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऊपर की तरफ ये जो सेल वॉल बनी हुई है इसको बनाना है। बाकी बहुत सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल एनिमल के जैसी है, सिर्फ क्या करोगे, ये जो वैक्यूल है इसको बड़ा कर दोगे और जो न्यूक्लियस उसको साइड में कर दोगे, बाकी तो वही सारे बातें अपने को करनी है। सिर्फ एक छोटी सी बात दिमाग में रखना, जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनल इसमें मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, और ये सेल बन जाएगी हमारी प्लांट सेल। तो एनिमल सेल बनाओ, उसके ऊपर से वॉल लगा दो, और जो हमारा वैक्यूल है उसको साइड में कर दो, न्यूक्लियस को साइड में कर दो, वैक्यूल को बड़ा बना दो और क्लोरोप्लास्ट रख दो, तो ये क्या बन जाएगी, ये प्लांट सेल बन जाएगी। आप इसको भी अगर मेरे ख्याल से 3-4 बार ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो हो जाएगा। फिर अपन आते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर। भैया बैक्टीरियल सेल की क्या कहानी है, तो बहुत इजी डायग्राम है। आपको फ्लैजेला जो है वो टेल वाला बनाना है, उसके बाद लोकोमोटरी ऑर्गेनल के फॉर्म में आपको पाइली बनाना है। सबसे ऊपर की तरफ कैप्सूल की लेयर रहेगी, उसके नीचे सेल वॉल रहेगी और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। तो कैप्सूल वाला जो लेयर है वो कैसा हो जाएगा, आउटर लेयर हो जाएगा, ये आउटर लेयर है। सेल वॉल जो हो जाएगा ये मिडिल लेयर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगा ये इसका प्राइमरी लेयर रहेगा। उसके अलावा जो ब्लू कलर का डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड बोलने का जो रीजन है वो ये है कि इसमें न्यूक्लियस जो रहेगा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो इतनी चीजें अगर आप इसमें बना लेते हो तो बैक्टीरियल सेल बहुत इजी बन जाएगा। अगर आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। बैक्टीरियल सेल, ये जो सेल बनी हुई है इसका नाम है इकोलाई, एक इकोलाई का बैक्टीरियल सेल है। फिर हम आते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन के ऊपर। जब भी आप सेल को डील करने बैठते हो, आपको सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि सेल जो है कुछ टाइप्स में मिलती है। दो बेसिक टाइप एनसीईआरटी बताता है कि एक जो टाइप है वो प्रोकैरियोटिक टाइप है, जिसको हम प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं, प्रिमिटिव सेल है। और एक जो जाएगा वो यूकैरियोटिक हो जाएगा, यूकैरियोटिक मतलब मॉडर्न सेल हो जाएगा। डिफरेंस तो अपने को पता ही है कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, न्यूक्लियस के बारे में आप बात नहीं करते हैं, जबकि यूकैरियोट जो होती है सेल उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अपने को कुछ एग्जांपल दिमाग में रखने हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। एक तो बैक्टीरिया हो जाएगा और एक आर्किया हो जाएगा। बैक्टीरिया का एग्जांपल कौन सा हो जाता है, इकोलाई हो जाता है। और आर्किया जो चीज है उसमें अपन बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स। बट अपने को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखना है वो सिर्फ इस बैक्टीरिया को रखना है। अब यूकैरियोट जो रहेगा उसमें अपने को एनिमल के बारे में बात करनी है, प्लांट के बारे में बात करनी है और फंजाई के बारे में बात करनी है। प्रोटिस्ट अगर आप याद रख सको तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज ये 3 तो मैंडेटरी है आपको याद रखना, एनिमल, प्लांट और फंजाई। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें 2 स्ट्रक्चर अलग अलग बनी हुई है। जो ऊपर स्ट्रक्चर बनी हुई है वो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का व्यू है। ये एक्चुअल में सेल ऐसी होती है। और नीचे जो बना हुआ डायग्राम है ये इसका कन्वेंशनल डायग्राम है जो नॉर्मली बुक्स में देखने को मिलता है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ये एनिमल सेल का डायग्राम है। ये उसी तरह का डायग्राम है जो अपन इससे पहले देख के आए थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक प्लस पॉइंट जो कि इस डायग्राम में है कि इसमें लेबलिंग बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ वो लेबलिंग दी हुई है जो आपके काम की है। और यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस अपने को बनाना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में अपने को एक फ्लैजेला बना देना है और ये हमारी इकोलाई की सेल बन जाएगी। तो अगर ये जो दोनों डायग्राम है ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी का। एडिशनल मार्किंग इससे हो जाती है। अगर आप सिर्फ थ्योरी लिखते हो और कोई डिफरेंस लिखते हो और उसके बाद आप डायग्राम बना लेते हो तो वो आपको प्लस पॉइंट्स लगाते हैं कुछ। तो डायग्राम्स आपको बनाने ही बनाने हैं, अगर पूछा है तो भी या नहीं पूछा है तो भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है एक डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये डिफरेंस हो जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। इस पर्टिकुलर डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले तो कुछ फीचर्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। उसके अलावा हम उन फीचर्स को कैटेगराइज करेंगे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जो भी इजी 6 to 7 फीचर्स याद कर सकते हो उसको कर लेना। और लास्ट में आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फीचर बोलता है डेफिनेशन के बारे में।
तो डेफिनेशन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में अपन बात करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड। इसका एग्जाम्पल कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है बैक्टीरिया आ जाता है, इसमें आर्किया आ जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं और फंजाई आ जाती है। सेल साइज अपने को दिमाग में रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो थोड़ी सी छोटी सेल है, इसका जो साइज रहेगा ये हो जाएगा 0.1 से लेकर 5 मिलियन का। लेकिन जब आप यूकैरियोट्स की तरफ जाते हो तो ये चीज 10 to 100 हो जाती है। फिर कुछ ऑर्गेनल से रिलेटेड अपने को पॉइंट डिस्कस करना है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है। तो और एक बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल में आप इसको एब्सेंट करोगे, यूकैरियोटिक सेल में इसको आप प्रेजेंट करोगे। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक स्पेसिफिक जगह है जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, और यूकैरियोटिक सेल में यहां पर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको डायरेक्ट एब्सेंस दिखाना है उसका, और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस दिखाना है। प्लाज्मिड को आपको यहाँ पर जो प्रेजेंस दिया हुआ है ये एक बहुत ही रीसेंट रिसर्च में बताया गया था कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड मिलता है, लेकिन चूंकि हम एनसीईआरटी को पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको एब्सेंट कर सकते हो, और यूकैरियोटिक सेल में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। और यूकैरियोटिक सेल में भी कहाँ पर करना है? तो प्लांट में करना है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो हमारा डेफिनेशन में ही बताया गया है कि नहीं मिलेगा तो एब्सेंट हो जाएगा, और डीएनए जो रहेगा वो फ्रीली घूमेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है और आराम से ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटेक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। ऑर्गेनल के बारे में अपन बात करेंगे कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। कुछ ऑर्गेनल मिलते हैं जैसा राइबोसोम मिलेगा और बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में मिलेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल भी मिलते हैं, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो भी मिलते हैं, और वो सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहे होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और सिंगल क्रोमोसोम बना के रखता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये मल्टीपल होगा, ये लीनियर होगा और मल्टीपल क्रोमोसोम्स बना के रखेगा। राइबोसोम जो कि 70s टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और स्मॉलर होता है, जबकि 80s होगा ये यूकैरियोटिक सेल में और थोड़ा सा लार्जर होगा। अगर आप चाहो तो जो लोकोमोशन वाला पॉइंट है आप इसको स्किप कर सकते हो। अब ऊपर दिए हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से जो भी 6 to 7 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, और इसमें आपका काम हो जाएगा। ये फुल मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाता है ये। इसके नीचे आपको क्या करना है? इसके नीचे आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डायग्राम बनाना है। अगला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम करने वाले हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल का करने वाले हैं। बहुत इजी है, पहले तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत इजी है और इजी टू रिमेंबर है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। हम स्टार्ट करेंगे प्लांट से, किसमें प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड जो होता है जिस ऑर्गेनल के फॉर्म में मिलता है वो होगा क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से होता है। एनिमल्स में ऐसा कोई प्लास्टिड नहीं मिलता। प्लांट में हम बात करते हैं कि सेल वॉल बनी हुई होती है और सेल वॉल का जो मटेरियल है वो है सेलुलोज, जबकि एनिमल में हम किसी भी तरह के सेल वॉल के बारे में बात नहीं करते। थर्ड पॉइंट बोलता है कि इसके पास लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है। यह बात हम जानते हैं कि वैक्यूल जो होगा वो कैसा होगा? लार्ज होगा। इस तरह का अगर मैं एक सेल का डायग्राम ड्रॉ करूं तो बीच में होता है इसका वैक्यूल, और वैक्यूल के बीच में होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड में हो जाता है। जबकि अगर अपन एनिमल में बात करें तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और टेम्पररी वेसिकल्स के फॉर्म में बने हुए होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में नॉर्मली मिलता है, प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जबकि एनिमल में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा टर्म अगर आपके सामने आता है तो आपको एक छोटी सी बात दिमाग में रखना है कि ये सेलुलर कम्युनिकेशन के काम का है। यहाँ पर आपको सेल कम्युनिकेशन टर्म याद रखना है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज सेल कम्युनिकेशन। अगला अपने को इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसके पास सेंट्रल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एनिमल में सेंट्रल प्रेजेंट होता है, और दो सेंट्रल जब मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसके अलावा जो एक पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है कि अगर आप प्लांट की सेल मेम्ब्रेन की बात करोगे तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, जबकि एनिमल में कोलेस्ट्रॉल मिलता है। प्लांट में जो ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है वो स्टार्च है, जबकि एनिमल में जो स्टोर्ड फॉर्म है वो हो जाता है ग्लाइकोजन। ये दो बात दिमाग में रखनी है। इसके अलावा जो शेप वाला पॉइंट हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि प्लांट सेल है तो वो फिक्स्ड होगी और रेगुलर शेप की होगी क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल चढ़ी हुई है, जबकि एनिमल में ये एमॉर्फस शेप की होती है। किसी स्पेसिफिक शेप की हम बात नहीं करते, क्योंकि अगर अपन शेप से रिलेटेड बात अगर यहाँ करने लग जाए तो एक दो शेप अपने को याद रखने हैं कि आरबीसी जो है वो बाई कॉन्केव शेप का होता है,
और जो हमारा न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन या नर्व सेल होती है, वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर अपने को एडिशनली याद रखना है। अगला जो डिफरेंस अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर से रिलेटेड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल्स की बनी हुई होती है। तो पहला जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर है। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये बात समझ में आती है। और मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ये भी क्लियर हो जाता है कि मल्टीसेलुलर अगर है तो वो मेनी सेल्स का बना हुआ होगा। साइज नॉर्मली क्या हो जाता है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो सेल का साइज हम जानते हैं 10 टू 100 म्यूएम के आसपास होता है, और ये यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होता है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेलुलर जो होते हैं वो ग्रुप बनाकर टिश्यू बना लेता है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आप उसको विदाउट माइक्रोस्कोप भी विजिबल कर सकते हो या व्यू कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर अपन बात करें तो सिंगल सेल है तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है। सेल स्पेशलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता, एक ही सेल जो रहेगी वो सारे फंक्शन करेगी। जबकि मल्टीपल सेल्स जब मिलेगी या मेनी सेल वाली कंडीशन जब रहेगी या मल्टी सेलुलर कंडीशन रहेगी तो उसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होगा कि हर टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। डिवीजन ऑफ लेबर की अपन बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल रहेगा वो सेलुलर लेवल पर रहेगा, जबकि मल्टी सेलुलर में सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बना लेगी, टिश्यू एग्रीगेट होकर ऑर्गन बना लेंगे और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया दिया हुआ है, अमीबा दिया हुआ है, पैरामीशियम दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ आपको बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम नहीं लिखना है। बैक्टीरिया जहां पर भी आप लिखो आप प्रोकैरियोटिक सेल मेंशन करोगे, अमीबा जहां पर भी लिखोगे आप यूकैरियोटिक सेल मेंशन करोगे। अमीबा और पैरामीशियम दोनों जो है वो यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में हम ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं। इसमें आप चाहो तो इंसेक्ट्स लिख सकते हो, प्लांट के बारे में अगर आप बात करो तो मैंगो का प्लांट इसमें लिख सकते हो। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्रिस्प तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन को याद करने का। और भैया ये देखो, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एक ऐसा चैप्टर है जहां से डिफरेंसेस आते ही आते हैं। ये डिफरेंसेस आपको बहुत ढंग से करके जाना है। अपने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का रेफरेंस कर लिया है, अपने प्लांट एनिमल का कर लिया, और यहाँ पर अपन जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का कर चुके हैं। फिर अपन कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सेल से डिस्कवरी एमसीक्यू बनता है बेसिकली, इससे थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनता। एक बहुत इजी एमसीक्यू बनता है डिस्कवरी ऑफ सेल, तो वो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर लिविंग सेल का पूछा जाए तो वो हो जाएगा एंटोनी वॉन लेवनहॉक। ये दो बात दिमाग में रखना है। रॉबर्ट हुक से रिलेटेड एक बुक याद रखनी है कि इसकी जो पब्लिश्ड बुक थी वो थी माइक्रोग्राफिया। इस बुक में उसने पहली बार सेल को जो था वो डिस्क्राइब किया था कि सेल जैसी कोई चीज होती है, और उसने टर्म दिया था, वो टर्म था सेला। लिवेनहॉक से रिलेटेड अपने को बात याद रखनी है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी इसने, और उन सेल्स को इसने एनिमल क्यूस नाम दिया था। एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने अपना एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाया और उसके बाद उन्होंने अलग अलग चीजों को देखना चालू करा। तो एक छोटी सी समरी अपने पास ये है कि भैया लिवेनहॉक ने और क्या क्या डिस्कवर किया। तो मसल्स में बैंड देखे, बेसिलस बैक्टीरिया दिखा, स्पर्मेटोजोआ और एग को भी इसी पहली बार देखा था, ब्लड सैंपल में आरबीसी भी इसने पहली बार देखी, और प्लांट सेल में वैक्यूल भी इसने पहली बार देखा। तो ये एक कुछ लिस्ट हो जाती है उन डिस्कवरीज की जो कि एंटनी वॉन लेवेनहॉक ने अपने लाइफ में की थी। फिर अपन बात करते हैं सेल थ्योरी से रिलेटेड। यहां पर अपने को याद रखना है श्लीडेन एंड श्वान, ये दोनों जो थे ये दोनों ब्रिटिशर्स थे। श्लीडेन जो थे वो प्लांट पे काम कर रहे थे, श्वान ने अपनी जो पूरी रिसर्च करी थी वो एनिमल बेस्ड थी, एनिमल पे करी थी। तो ये दो पॉइंट अपने को याद रखना है। श्लीडेन का जो ईयर था वो 1838 था, श्वान जो का जो था वो 1839 था। तीन स्टेटमेंट उन्होंने दिए और इन तीन स्टेटमेंट्स को हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और थर्ड जो है वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तीनों पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये तीनों पॉइंट अलग अलग दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे तो अपने को इसको एज ए सेल थ्योरी याद रखना है। ये सेल थ्योरी है, और सेल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब भी आप सेल्स को स्टडी करने लगते हो। तो श्लीडेन ने किसके ऊपर काम किया था, प्लांट के ऊपर काम किया था, और शॉन जो था उसने एनिमल के ऊपर काम किया था। ये दो पॉइंट अपने को अलग से याद रखने हैं। फिर एक तीसरा साइंटिस्ट आने वाला है जिसका नाम है रुडोल्फ विल्को।
1855 की पूरी स्टोरी है, जहां पर उसने ओमनी सेलुलर सेलुलर स्टेटमेंट दिया था, जिसका मतलब होता है कि कोई भी सेल जो रहेगी उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किसी पहले से प्रेजेंट सेल की वजह से है। तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो किसी पहले से प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से होता है। ये बहुत इजी सा स्टेटमेंट है, आपको आराम से याद हो जाएगा। और इन 5 स्टेटमेंट को मिला के हमारे सामने बनती है मॉडर्न सेल थ्योरी। अगर आपको मॉडर्न सेल थ्योरी पूछी जाए तो ये 5 स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। 3 स्टेटमेंट जो रहेंगे वो श्रीडेन एंड शॉन के रहेंगे, और 2 स्टेटमेंट जो रहेंगे वो रोडोल्फ विर्को के रहेंगे। तो पांचों स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है, आपको इसको एज इट इज रट्टा मानना है, और कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली इसमें बात नहीं है। मॉडर्न सेल थ्योरी को यहाँ पर कंपाइल करके बताया गया है। आप चाहे तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर और देख सकते हैं। बेसिकली सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखी गई है कि आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप इसको याद रखोगे। तो कंप्लीट स्टेटमेंट जो है इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जो था वो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। सेल डिस्कवर्ड 1665 में हो जाएगी, जो कॉर्क में हुई थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। स्टडी ऑफ सेल्स जो होती है वो होती है साइटोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल अगर पूछी जाए तो ओवम हो जाती है, और स्मॉलेस्ट एग एग सेल जो हो जाती है वो लार्जेस्ट हो जाती है, और स्मॉलेस्ट ह्यूमन में अगर बात करेंगे तो वो स्पर्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो होते हैं ये एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अपने को दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे अगर अपन लार्जेस्ट सेल की बात करें इन एनिमल वर्ल्ड तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो हो जाएगा न्यूरॉन, और स्मॉलेस्ट सेल की अपन बात करें तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि ऑस्ट्रिच का एग या न्यूरॉन जो हो जाएगा ये यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आ जाती है। तो मेरे हिसाब से इससे बाहर आपका सेल का जो क्वेश्चन रहेगा वो नहीं जाएगा। अगर आप मिनिमम इतनी चीजें कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ इस पेपर को डील कर पाएंगे। अच्छा से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, और हम टिश्यू के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं।